वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना शाम 7 बजे आपको देता है बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास, जो आगामी सी टेट यानी 31 जनवरी को होने वाली हो, उसको देखते हुए। और इस बाल विकास मनोविज्ञान में सी टेट जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है अपने सेट में, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है अपने वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूं। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को पहली मर्तबा आप जो है देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए मेरा यह बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में लाइक करते रहिए और शेयर करते, हाँ, एक लाइक जरूर करिएगा मित्रों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की 5वीं क्लास। इसके पहले बैक टू बैक 4 क्लास आपको दिया जा चुका है। तो आज की 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। मित्रों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन का पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 1 का पूछना है कि बच्चों के लिए भावनात्मक विकास के लिए, यानी बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन इन चारों में से कौन है। ए, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। बी, शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, नियंत्रित कक्षा वातावरण। और डी, अधिनायक वर्ग पर्यावरण। तो बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन इन चारों में से कौन है, ए, बी, सी या डी। तो मित्रों, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, आपको सीटेट में 20+ मैं दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। बस आपको रोजाना वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा, वरना इस तरह नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण। यानी कि बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज है वो है लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण, यानी कक्षा वातावरण का जो है लोकतांत्रिक होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन है जो प्रारंभिक आकलन कार्य को नहीं दिखाता है। देखिएगा, नहीं ऑप्शन दिया है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा उपर्युक्त प्रारंभिक आकलन नहीं है। ओपन एडेड प्रश्न, परियोजना, सी कह रहा है अवलोकन, और डी कह रहा है छात्रों की रैंकिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि उपर्युक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इनमें से कौन है जो प्रारंभिक आकलन के कार्य की कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, छात्रों की रैंकिंग। अब प्रारंभिक आकलन कार्य के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है छात्रों की रैंकिंग, क्योंकि छात्रों की रैंकिंग जो है, रैंकिंग दूसरी चीज है। हॉस्टल में जब बच्चे जाते हैं तो रैंकिंग होता है, जिसके वजह से जो है कई लोगों ने जो है आत्महत्या कर लिया, इसलिए इस पे भी सरकार ने बैन लगा दिया है, ये कानून अपराध में आ गया है। ठीक है, तो ये इससे अलग है, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी शिक्षक मतलब एक योग्य और एकदम परफेक्ट जो है मेच्योर जो शिक्षक होता है अपने आप में, उसको बनने के लिए महत्वपूर्ण क्या है इनमें से। पुस्तक से निर्धारित जवाब पर जोर देना। बी कह रहा है कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। सी कह रहा है छात्रों द्वारा पूछताछ के कारण होने वाले व्यवधान से बचें। और डी का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहें। तो एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, और इनमें से एक आंसर आपको चुनना है। तो मित्रों, फटाफट जुड़ जाइए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये चल रहा है बाल विकास मनोविज्ञान रोजाना शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लास पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मित्रों है वो है डी इज द राइट आंसर, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहें।
एक प्रभावी शिक्षक का यही गुण है कि वो प्रत्येक बच्चा, हर एक टाइप के बच्चे के साथ संपर्क में रहे, तो वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक प्रभावी शिक्षक के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पूछना है कि बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। यानी बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक के रूप में, ठीक है, अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ऐसा सीखने का माहौल बनाने के लिए जोर दिए गए कथनों में से एक सही नहीं है। यानी निगेटिव देखिएगा, नहीं है, जहां भी दिखाई दे मैं उसको जो है सर्किल में कर दे रहा हूं, क्योंकि सीटेट इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। और अक्सर बच्चे नहीं है पर ध्यान नहीं देते हैं और मात खा के वहां से चले जाते हैं। तो बच्चे के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को एक अच्छा कक्षा वातावरण की आवश्यकता है। यानी एक शिक्षक को अच्छा कक्षा वातावरण की आवश्यकता है बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए। तो कह रहा है ऐसी सीखने की माहौल बनाने के लिए जो दिए गए कथनों में से एक नहीं है। यानी कि बाकी सब माहौल बनाने के लिए है, सिर्फ एक कथन को छोड़ के। ए, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, बी, शिक्षकों का अनुपालन, सी, बच्चे की स्वीकृति, या डी, शिक्षक का सकारात्मक स्वर। कौन है एक बच्चे की सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक कक्षा वातावरण उसको आवश्यकता है, तो इनमें से कौन है जो इनमें से नहीं है, बाकी सब उसमें आते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आता है। चल रहा है आपका बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की आज की 5वीं क्लास आपकी चल रही है। 5वीं क्लास चल रही है, इसके पहले 4 क्लास आपको मिल चुका है मित्रों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, शिक्षकों का अनुपालन। ठीक है, शिक्षकों का अनुपालन छोड़ के बाकी सभी जो है बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को एक अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, बस एक निगेटिव है इसमें, शिक्षकों का अनुपालन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पूछना है, ठीक है, कि नीचे दिए गए लड़कों और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए नीचे कथन दिया हुआ है, वो लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में दिया गया है। तो इन कथनों के अनुसार कौन जो है सबसे सही है, बेस्ट है, ये आपको बताना है। लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। बी कह रहा है लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। सी कह रहा है सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और डी कह रहा है लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। तो लड़के और लड़कियों के संबंध में 4 बातें यहां दी हुई हैं। तो आपके अनुसार इनमें से कौन सबसे बेस्ट है, सत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे यही पूछना है। उम्मीद है कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आप पहली बार अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, यानी सीटेट में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पहली बार, तो मैं यही कहूंगा कि आपके लिए ये क्लास रामबाण हथियार साबित होगी। अगर आप इससे जुड़ के डेली इस क्लास को देखते हैं तो देखिएगा, आप सीटेट दे के आने के बाद 20+ आपके हाथ में है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट कथन सत्य इसमें से है लड़कों और लड़कियों के बारे में कि लड़कों को भी घर के कामों में मदद करनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों कि एक बच्चे को नोटबुक, रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग इत्यादि लिखने में त्रुटियों को दर्शाती है, ऐसा बच्चा संकेत दे रहा है। एक बच्चे को नोटबुक, ठीक है, एक बच्चे को नोटबुक, रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग, यानी रिवर्स इमेज और मिरर इमेजिंग इत्यादि लिखने में त्रुटियां को दर्शाती है। यानी वो ये दर्शा रहा है उसके नोटबुक में कि ये त्रुटियां कर रहा है। तो ऐसा बच्चा संकेत दे रहा है क्या। ए, सीखने का नुकसान कर रहा है वो। बी, सीखने में उसको कठिनाई हो रही है। सी, अधिगम विकलांगता है वो। या डी, सीखने की समस्या। तो एक बच्चा नोटबुक में रिवर्स इमेज, मिरर इमेज इत्यादि लिखने में त्रुटियां को दर्शाता है, यानी दर्शाता है जो कह लीजिए, दिखाता है। तो ऐसे बच्चे किस संकेत में, यानी कौन सा संकेत दे रहा है ये बच्चा, किस प्रॉब्लम में है, ये यही क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पूछना है। ठीक है, तो मित्रों फटाफट
जो है कमेंट्स करिए, अपने कमेंट्स के जरिए लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए मेरे, ताकि वहां पे आपको पीडीएफ भी इसका मिल सके। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, अधिगम विकलांगता। यानी एक बच्चा नोटबुक में रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग इत्यादि लिखने में त्रुटियों को दर्शाता है, तो ऐसा बच्चा जो संकेत दे रहा है वो अधिगम विकलांगता, यानी सीखने में उसकी विकलांगता हो रही है। ठीक है, अधिगम विकलांगता उसके अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पूछना है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। आइए मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि शिक्षक ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षक के रूप में ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इन चारों में से किस पे है, यानी इन चारों में से किस ऑप्शन पे एज एक शिक्षक ज्ञान का निर्माण आपको करना है, इस बच्चे में मदद करना है, तो उसका ध्यान इनमें से किसके ओर केंद्रित करेंगे, किसके ओर केंद्रित करने की आवश्यकता है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थियों को सब कुछ याद हो, एक शिक्षक के रूप में आपको यह सुनिश्चित करना है। बी, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। सी, सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना। और डी, सीखने वाले द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। तो क्या है इन चारों में से ध्यान केंद्रित करने की सबसे बेहतरीन आवश्यकता एक शिक्षक के रूप में, अगर ज्ञान निर्माण में शिक्षार्थियों की मदद करना आप चाहते हैं, तो क्या है ध्यान केंद्रित करने की सबसे बेहतरीन ऑप्शन इन चारों में से, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो मित्रों फटाफट क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, जुड़ जाइए। आपको यकीन मानिए सीटेट मैं क्वालिफाई कराऊंगा रोजाना शाम 7 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे मैराथन क्लास चल रहा है। इसमें सीटेट जो 31 जनवरी को होने वाला है उसको देखते हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना। एक शिक्षक के रूप में ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षार्थियों को मदद करने के लिए आप जो ध्यान केंद्रित करना है आपको, वो ये करना है कि सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना, यानी जो सीखना चाहता है उसको सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पूछना है कि शिक्षक की दृष्टि से उपहार देना एक संयोजन है। एक शिक्षक की दृष्टि से उपहार देना एक संयोजन है। क्या? उच्च क्षमता, उच्च नकार रचनात्मक, उच्च प्रतिबद्धता संयोजन है। बी कह रहा है उच्च प्रेरणा, उच्च प्रतिबद्धता, उच्च प्रतिभा के लिए। सी कह रहा है उच्च योग्यता, उच्च प्रतिभा, उच्च प्रतिबद्धता के लिए। या डी कह रहा है उच्च प्रतिभा, उच्च रचनात्मक, या उच्च आपके उच्च स्मृति के लिए। ठीक है, तो चलिए बताइए शिक्षक की दृष्टि से उपहार देना एक संयोजन है, इनमें से क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का यही पूछना है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए और जुड़ जाइए। मैंने आपको बताया है कि 1 जनवरी से मित्रों 1 जनवरी से एएमयू क्लास आपको देगा ईवीएस के भी क्वेश्चन, जो ईवीएस यानी पर्यावरण आते हैं सीटेट में, और वो सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। सुबह 10 बजे, सुबह एएम 10 बजे रोजाना ये वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 जनवरी से उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार किया जा रहा है, तैयार हो जाएगा, उसके बाद 1 जनवरी से आपको मिलने लगेगा। 1 महीना पूरा वो भी आपको मिलता रहेगा ताकि आप आसानी से अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक की दृष्टि से उपहार देना एक संयोजन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। शिक्षक की दृष्टि से उपहार देना एक संयोजन क्या है? उच्च क्षमता है, उच्च रचनात्मकता है और उच्च प्रतिबद्धता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 का ये कहना है कि त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे,
यानी एनसीएफ 2005 कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षा जो हमारी कहती है एनसीएफ, कि त्रुटियां महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, क्योंकि वे छात्रों को उत्तीर्ण और असफल के समूहों में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, बच्चों को डांटने के लिए शिक्षकों को एक रास्ता प्रदान करते हैं। सी, बच्चों को सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। और डी क्या कहना है कि कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करना। ठीक है, यानी एनसीएफ 2005 जो है वो ये कहता है कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है इन चारों में से उनकी त्रुटियां, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, बच्चों की त्रुटियां महत्वपूर्ण है, क्यों? इन चारों में से वही ऑप्शन हमारा बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बच्चों की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि बच्चे जब किसी चीज को सीखते हैं, ठीक है, तो सीखने के लिए वो त्रुटियां करेंगे। ठीक है, अगर वो त्रुटियां कर रहे हैं तो एनसीएफ का कहना है बहुत अच्छी बात है, बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, क्योंकि जब वो त्रुटियां करेंगे तभी जो है बेस्ट होंगे, यानी और अच्छा निखर जाएंगे, उनके अंदर की जो है सभी एक्सपीरियंस, सभी चीजें, ज्ञान की अंतर्दृष्टि जो है वो निकल के आ जाएंगी और समाधान को पहचानने में उनको मदद करेगी। ठीक है, तो सीखना बच्चों के लिए, गलतियां करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सीखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 10 का पूछना है, आउट ऑफ द बॉक्स की सोच किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, सभी सीटेट के क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स की सोच किससे संबंधित है? लगातार सोच से, मेमोरी आधारित सोच से, अभिसारी सोच से, या डाइवर्जेंट थिंकिंग सोच से? तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच जो है इनमें से किससे संबंधित रखता है? आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का यही पूछना है। तो फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, बताइए कौन सा इनमें से होगा आउट ऑफ द बॉक्स। रोजाना शाम 7 बजे मित्रों, आपकी रोजाना शाम 7 बजे क्लास मेरी बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन की रोजाना मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और जो पहली बार हैं, यानी जो पहली बार सीटेट में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि एक गलती और अगली भर्ती परीक्षा जो आपकी आने वाली है उसमें आप माइनस हो जाएंगे मित्रों। यहाँ एक लापरवाही और वहाँ आप सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे और आपको अफसोस होगा। तो ये अफसोस ना हो, इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल का जो भी बाल विकास मनोविज्ञान का वीडियो आपको मिलता है नोटिफिकेशन में, रोजाना देखिए। 31 का पेपर होने से पहले यानी 30 तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आउट ऑफ द बॉक्स की सोच किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी आउट ऑफ द बॉक्स मतलब हो सोच रखने वाला किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे क्या पूछना है मित्रों, कि कह रहा है छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है। यानी छात्रों के मूल्यांकन का जो उपयोग शिक्षकों में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है, इनमें से किससे? उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च वर्ग में प्रोन्नत करने की आवश्यकता है, उन छात्रों को बढ़ावा नहीं दे रहा है जो स्कूल मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना। और डी कह रहा है कक्षा में उज्जवल और कमजोर छात्रों का समूह बनाना। छात्रों का के मूल्यांकन का उपयोग जो है वो शिक्षकों में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है। किस तरह का इसमें चेंजिंग शिक्षण में किया जा सकता है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से यही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे यही पूछना है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सीटेट के क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मैंने आपसे क्या कहा है कि
सीटेट जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आपको पहले समझ में ही नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। तो उसको इसीलिए मैं आपसे 1000 बार कह रहा हूँ कि उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़े, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि आपने आधा साल जो है वहीं में माइनस कर दिया आपने क्वेश्चन का जवाब। तो समझिएगा जरूर। कह रहा है कि छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षण में किया जा सकता है क्या इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना। मतलब कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण बदलना। अगर छात्रों के मूल्यांकन में शिक्षकों के अंतर्दृष्टि विकसित करने के शिक्षण में जो यानी शिक्षण का अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मूल्यांकन में, तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता यानी अगर शिक्षार्थी एक चीज को समझ नहीं पा रहा है तो हम जो है अगर वो तरीका उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हम तुरंत अपनी शिक्षण विधि को बदल देंगे, यानी हम अपनी विधि को चेंज कर देंगे उसको समझाने के लिए। उसके अनुसार हम अपनी शिक्षण दृष्टिकोण को तुरंत बदल देंगे। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा मित्र पूछ रहा है कि सीखने के अनुभव को ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण को सार्थक बनाया जा सके। ध्यान समझिएगा, सीखने का जो अनुभव है उसको एकदम ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण के सार्थक बनाया जा सके। मतलब सीखने का जो अनुभव है उसको इतने अच्छे से पेश किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण को सार्थक बनाया जा सके। अब कह रहा है आगे, दिए गए सीखने के अनुभवों में यानी इन चारों में कौन सा बच्चे के लिए सार्थक सीखने की सुविधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी में एक पॉइंट नहीं है जिसको मैंने सर्किल में गोल किया है, वही आपका माइनस पॉइंट पूछ रहा है। मतलब हमको सीखने के अनुभव को नियोजित करने में शिक्षण को सार्थक बनाया जा सकता है, ये छोड़ के कौन बनाया नहीं जा सकता है ये हमको ढूंढना है इस विकल्प में। यानी ए, सामग्री की मात्र याद के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, बी कह रहा है सामग्री पर प्रश्न तैयार करना, सी कह रहा है विषय पर चर्चा और बहस, और डी कह रहा है विषय पर प्रस्तुति। निगेटिव चाहिए कि अनुभव को ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण को सार्थक बनाया जा सके। तो सीखने के अनुभव में बच्चे के सार्थक सीखने की सुविधा में कौन सा नहीं आता है इन चारों में से। सामग्री की मात्रा होगा, देखिएगा यहाँ पे मात्रा, याद के आधार पर पुनरावृत्ति, सामग्री पर प्रश्न तैयार करना, सी विषय पर चर्चा और बहस, और डी विषय पर प्रस्तुति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में फटाफट। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर नहीं, यानी हमको निगेटिव में पूछ रहा है, यानी कौन है जो इस शर्त को इसमें जो बात कह रहा है लागू नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, सामग्री की मात्रा याद के आधार पर पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी सामग्री की जो मात्रा है, मात्रा कहें सामग्री की जो मात्र याद के आधार पर पुनरावृत्ति, यानी जो पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं पीछे की चैप्टरों को वो याद के आधार पर कर रहे हैं, ये सीखने के अनुभव में सार्थक कभी नहीं होगा बच्चे के लिए, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है बच्चों को सजा मौखिक या गैर मौखिक देने से परिणाम सामने आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों को सजा मौखिक या गैर मौखिक, यानी मौखिक दीजिए या गैर मौखिक देने से परिणाम सामने कैसे आते हैं इन चारों में से। उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, बी कह रहा है बच्चों की छवि की रक्षा करना, सी कह रहा है उनके अंकों में सुधार करना, और डी कह रहा है उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। बच्चों को सजा मौखिक या गैर मौखिक देने से परिणाम सामने इनमें से कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे यही पूछना है मित्रों। तो मित्रों पहली बार अगर सीटेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की क्लास को रोजाना शाम 7 बजे मिलता है, देखिए और सीटेट में 20+ लेके आइए, मेरी गारंटी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों कि सजा मौखिक या गैर मौखिक देने से जो परिणाम सामने आते हैं
वो होते हैं आपके डी इज द राइट आंसर, उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना, यानी उनके आत्म अवधारणा जो अंदर के हैं उनका जो है नुकसान पहुंचाना, यही परिणाम बच्चों को मौखिक या गैर मौखिक देने पे सामने आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है बचपन की अवधि के दौरान, यानी बचपन की जो हमारी उम्र है उसके दौरान निम्न में से कौन सा एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कह रहा है बचपन की जो हमारी अवधि है उसके दौरान, यानी बच्चे की बचपन की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह, यानी चारों ABC में से कौन सा एक समूह स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भाई बहन और शिक्षक, बी कह रहा है माता पिता और भाई बहन, सी कह रहा है साथियों और माता पिता का, और डी कह रहा है शिक्षक और सहकर्मी का। तो बचपन का जो उम्र है यानी बचपन की जो अवधि है उसके दौरान इन चारों में से एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन सा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे यही पूछना है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, माता पिता भाई बहन। भाई बचपन की जो अवधि है हमारी उसके दौरान एक समूह जो हमको चाहिए जिसमें स्वीकार्य भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है हमको बचपन के रूप में, तो वो हमारे माता पिता भाई बहन ही होते हैं, यानी हमारा परिवार होता है। ठीक है, परिवार, पहली पाठशाला, पहला विद्यालय हमारा परिवार, उसी की वजह से हम इस अवधि की अवधि को, यानी यही समूह बचपन की अवधि के दौरान हमको चाहिए जिससे हमको जानकारी मिलती है पहले। ठीक है, चलिए और आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक स्वच्छता समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना उन्हें प्रतिबंधित करता है। एक स्वच्छता समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना उन्हें प्रतिबंधित करता है। ए पूछ रहा है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं, बी कह रहा है प्रेरणा के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, सी कह रहा है प्रेरणा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, और डी कह रहा है प्रेरणा के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यही पूछना है कि एक स्वच्छता समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना, यानी एक स्वच्छता समुदाय के छात्रों को, मतलब स्वच्छता के बारे में समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना उन्हें प्रतिबंधित करता है क्या इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 15 का यही पूछना है। तो मित्रों तैयार हो जाइए, रोजाना शाम 7 बजे डेली आपकी क्लास चलती है। शाम 7 बजे बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन सीटेट 31 जनवरी को जो होने वाला है उसको देखते हुए, तो फटाफट अगर पहली बार आप अटेम्प्ट करने वाले हैं तो जुड़ जाइए। यकीन मानिए पछता के नहीं आएंगे, 20+ ही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं। एक स्वच्छता जो है वो समुदाय के छात्रों को उसी के लिए प्रेरित करना उन्हें प्रतिबंधित करता है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा, यानी प्रेरणा दे रहा है किसकी, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाओं की। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए। तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास 5 के 15 क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा और पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो। और मित्रों आगे फिर कल मिलते हैं आपको लेकर एक और बाल विकास मनोविज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मैराथन क्लास 6। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।